वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसने बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषिगंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ वह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव का काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया जाएगा। पैरा उत्तराखंड के एक और आपदा से दो चार होने के बाद इसकी भी उम्मीद की जाती है कि उन कारणों का गहन विश्लेषण किया जाए जिनके चलते इस त्रासदी का सामना करना पड़ा। चूँकि इस मौसम में हिमखंड टूटने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ऐसा होने के कारणों का पता लगाना और भी आवश्यक है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सबक सीखे जा सकें। उत्तराखंड में विकास योजनाओं और खासकर जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांधों के निर्माण की जरूरत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब खोजे ही जाने चाहिए। इसके साथ ही हिमखंडों के अध्ययन का काम भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्रम में इस पर गौर अवश्य किया जाए कि इस हिमालयी क्षेत्र के हिमखंड कहीं जलवायु परिवर्तन का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। ध्यान रहे कि विभिन्न अध्ययनों में इसकी आशंका जताई जा चुकी है कि जलवायु परिवर्तन का तेज चक्र हिमालय के हिमखंडों के लिए खतरा बन सकता है। वस्तु स्थिति क्या है इसका आकलन अब अनिवार्य हो गया है। निस्संदेह इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकास इस तरह से हो कि वह वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले। पैरा सभापति महोदय, ये शब्द मेरे नहीं हैं बल्कि राष्ट्रपिता के हैं। जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देशद्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता का कहा हुआ है। आज
54 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्यों में क्यों प्रयोग में लाया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिषद की नियमावली में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाए। पैरा सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसका प्रयोग करते हैं, फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है, जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस मनोवृत्ति के माता पिता और शिक्षक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं। हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अनुपालन नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमको शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बालकों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर कार्यान्वयन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।